हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी और हम पर आप सबका स्वागत है। आइए इस चैनल पे हम लोग आर्थिक समीक्षा 2021-22 की जो हाल ही में आई है, इसके बारे में हम लोग कुछ मुख्य बातों के विषय में जान लेते हैं। क्या कुछ मुख्य बातें हैं इसमें, सो देख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, शुरुआत से देख लेते हैं। वित्त वर्ष पहला इसमें जो टॉपिक है वो है वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2% विकास दर का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021-22 में रियल टर्म में जो है 9.2% विकास दर का अनुमान है। उसके बाद जीडीपी के 8 से 8.5% की दर से विकसित होने का अनुमान है 22-23 में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में अनुमान किया गया है जीडीपी के विकास में कितना, 8 से 8.5%। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2022-23 के लिए ये अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है महामारी। तो महामारी के लिए इसमें क्या कुछ बताया गया है। सरकार के आपूर्ति के क्षेत्र में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था स्थायी दीर्घकालिक विस्तार के लिए तैयार हो रही है। और नेक्स्ट है अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। पूंजी व्यय में वार्षिक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.5% की वृद्धि हुई है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार में $633.6 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है $633.6 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है और यह आंकड़े है 31 दिसंबर 2021 तक का। ठीक है, आगे चलेंगे। 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है अर्थव्यवस्था और वृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से मिल रहे हैं संकेत। ठीक है, 2022-23 में जो भी चुनौतियां सामने आएंगी उन सब का सामना करने के लिए अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तैयार हो रही है और राजस्व प्राप्तियों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आते हैं अब सामाजिक क्षेत्र में। तो सामाजिक क्षेत्र में जो है 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो है यह बढ़कर के 8.6% हो गया है, जो कि 2014-15 में 6.2% था। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान रोजगार के संकेतक महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंच गए हैं। ठीक है, वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कोविड के पहले के स्तरों से यह आगे चल रही है। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में जो है यह 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, बैंक ऋण में 9.2% की वृद्धि हुई है। आगे है 75 आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। पिछले दशक के किसी भी वर्ष से ज्यादा धनराशि 2021-22 में सीपीआईसी मुद्रास्फीति मतलब कि ये जो है पिछले दशक के किसी भी वर्ष से यह ज़्यादा धनराशि है। 75 आईपीओ के माध्यम से ये कितने करोड़ जुटाए गए हैं? 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। और 2021-22 के अप्रैल से दिसंबर के आंकड़े में सीपीआईसी मुद्रास्फीति घट करके कितनी रह गई है? 5.2%। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में हो रही है। अब आते हैं कृषि के बारे में जो दिया गया है आंकड़ा वह है 2021-22 में जीवीए में 3.9% की अच्छी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे के बारे में क्या कुछ कहा गया है? रेलवे में कहा गया है 2020-21 में पूंजीगत व्यय बढ़ करके 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया है और 2021-22 में बजट को और बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो बजट को और बढ़ा करके 2,15,058 करोड़ रुपए किया गया, जो कि 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण बढ़ करके 36.5 किलोमीटर हो गया है और पिछले साल की तुलना में यह 30.4% की बढ़ोतरी है। इसी तरह से एसडीजी के मामले में है। एसडीजी जो है यह 2020-21 में नीति आयोग डैशबोर्ड पर ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर के 66 पर पहुंच गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 66 पर पहुंच गया है नीति आयोग डैशबोर्ड पर। एसडीजी जो है यह 2020-21 में 66 पर पहुंच गया है। आगे है
केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की है। तो आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है इसमें, तो अर्थव्यवस्था के बारे में है 2020-21 में 7.3% की गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3% बढ़ने का अनुमान है। यह पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार है यह। और 2022-23 में जीडीपी की विकास दर जो है 8 से 8.5% रह सकती है। 2022-23 में जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5% रह सकती है। और आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यह अनुमान जो है यह विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की, जो कि विश्व बैंक की है 8.7% और एडीबी की है 7.5%। तो इनका रियल टर्म जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप ही है इसमें भी। नेक्स्ट है आईएमएफ के ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 और 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर जो है 9%, ठीक है 9%, और 2023-24 में 7.1% रहने की संभावना है, जिससे भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9%, उद्योग के 11.8%, ठीक है कृषि और संबंधित क्षेत्रों के जो है 3.9% और उद्योगों के है 11.8% और सेवा क्षेत्र के 8.2% बढ़ोतरी होने का इसमें अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है मांग की बात करें तो 2021-22 में खपत जो है 7% रही है और सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF 15% रहा है और निर्यात जो है 16.5% और आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, बृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, और ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार, टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में कमी दिखाई दी है, जिसको इस कमी के कारण पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी। 2020-21 में लागू जो पूर्ण लॉकडाउन जो हुआ था 2020-21 में, तो उसकी तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव इसमें कम बताया जा रहा है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव कम रहा, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव काफ़ी गंभीर रहा था। भारत सरकार की विशेष प्रतिक्रिया में समाज के कमजोर तबकों और कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना और विकास दर को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी और टिकाऊ दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार इत्यादि शामिल रहे हैं। सरकार की लचीली और बहुस्तरीय प्रतिक्रिया आंशिक रूप से त्वरित रूपरेखा पर आधारित है, जिसमें बेहद अनिश्चितता के माहौल में खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया और 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यानी कि HFI का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि 2021-22 के बजट अनुमान में इसके अनंतिम आंकड़ों की तुलना में 9.6% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां अप्रैल-नवंबर 2021 में 67.2% तक बढ़ गई हैं। ठीक है, सालाना आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019-20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूंजी व्यय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, वार्षिक कितनी वृद्धि हुई है, तो 13.5% आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है टिकाऊ राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति से अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2% के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली है। आगे है कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ 2020-21 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का
59.3% हो गया। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र सरकार का कर्ज कितना हो गया है उधारी बढ़ने के कारण। तो यह है 59.3%, जो कि 2019-20 में जीडीपी के 49.1% के स्तर पर था। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट आने का अनुमान भी लगाया गया है। अब आते हैं इसमें बाह्य क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र में क्या कुछ है, तो भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की है और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और पर्यटन से कमजोर राजस्व, हालांकि राजस्व कमजोर हुआ है पर्यटन का कोविड लॉकडाउन की वजह से, तो पर्यटन से कमजोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंचने के साथ सकल सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी में सुधार और अतिरिक्त विदेशी निकासी आदि अधिकार यानी कि एसडीआर आवंटन के दम पर 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया है। ठीक है, अब है राजकोषीय मजबूती को हमने पढ़ा है, राजकोषीय मजबूती जो है पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं राजकोषीय मजबूती से। नेक्स्ट है सितंबर 2021 के अंत तक एक साल पहले के $556.8 बिलियन की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़ करके $553.1 बिलियन हो गया है। इससे आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त एसडीआर आवंटन के साथ ही ज्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत मिलते हैं। 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से ऊपर निकल गया और यह 31 दिसंबर 2021 तक $633.6 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया। तो आर्थिक समीक्षा और बजट से हर बार बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना और पढ़ के समझ लेना जरूरी है। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नवंबर 2021 के अंत तक भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा क्रम था। तो यह भारत का क्रम इसमें चौथा था और इससे पहले के 3 देश कौन कौन थे, तो पहले के 3 देश, प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पर जापान और थर्ड पे था स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता। तो प्रणाली में तरलता जो है अधिशेष रही है और 2021-22 में रेपो दर जो है 4% पर बनी रही है। लगातार काफ़ी समय से 4% पर ही बनी हुई है रेपो रेट। ठीक है, तो 4% पर बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने और अधिक तरलता प्रदान करने के लिए जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम और सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो यह है अधिक तरलता प्रदान करने के लिए। ठीक है, जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम। ठीक है, आगे है वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा अच्छी तरह महामारी के आर्थिक झटके को दूर कर दिया गया है और 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि जो है अप्रैल 2021 के 5.3%, अप्रैल 2021 में कितना था 5.3%, तो इससे बढ़ करके 31 दिसंबर 2021 तक 9.2% हो गया है। ठीक है, ऋण का वृद्धि। नेक्स्ट है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी कि एससीबी का कुल अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत में जो कि 11.2% था, तो उससे घट करके सितंबर 2020-21 में 6.9% हो गया है। ठीक है, समान अवधि के दौरान शुद्ध अनुत्पादक अग्रिम अनुपात जो है 6% से घटकर 2.2% हो गया है। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 के 13% से बढ़ते हुए सितंबर 2021 के अंत में 16.54% हो गया है। और सितंबर 2021 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए परिसंपत्ति और रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न सकारात्मक बना रहा है। तो हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और यहाँ पे बन रहा है, यह है पूंजी बाजारों के लिए असाधारण वर्ष बताया गया है। तो किस तरह से असाधारण वर्ष है ये देख लेते हैं। अप्रैल नवंबर 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ से 89,066 करोड़ रुपए उगाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने 89,066 करोड़ रुपए
मतलब कि जनरेट किए गए हैं किससे, आईपीओ से, ठीक है, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के तहत। 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी 61,766 और 18,474 की ऊंचाई पर पहुंचे और प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजारों ने अप्रैल दिसंबर 2021 में समकक्ष बाजारों से अच्छा प्रदर्शन किया है। अब है मूल्य तथा मुद्रास्फीति। औसत शीर्ष सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 यानी कि अप्रैल दिसंबर में सुधार करके 5.2% था, 2% सुधार करके हो गया, जो कि इसी अवधि में यह 2020-21 में यह 6.6% था। ठीक है, आगे चलेंगे। खुदरास्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई है और 2021-22 में यानी कि अप्रैल से दिसंबर में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9% के निम्न स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1% थी। वर्ष के दौरान प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन ने अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखा है और दालों और खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज में कमी और बाद में अधिकतर राज्यों द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स में कटौतियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सुधार लाने में भी मदद मिली है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक, जो कि WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो इसमें जो है थोक मुद्रास्फीति 2021-22 जो कि अप्रैल से दिसंबर तक के आंकड़े दिए गए हैं इसमें, तो 2021-22 के दौरान 12.5% बढ़ गई है। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था पिछले वर्ष में निम्न आधार रहा है, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और अन्य आयातित वस्तुओं और उच्च माल ढुलाई की लागत में और CPIC और WPI मुद्रास्फीति के बीच अंतर इत्यादि के कारण यह रहा है। और मई 2020 में यह अंतर शीर्ष पर 9.6% रहा है, लेकिन इस वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर 2021 की थोक मुद्रास्फीति के 8.0% से नीचे आने से इस अंतर में उलटफेर हुआ। तो इस अंतर की व्याख्या करने के लिए भी कुछ अन्य व्याख्याएं दी गई है, जो कि है बेस प्रभाव के कारण अंतर आया है, दो सूचकांकों के स्कोप और कवरेज में अंतर के कारण यह अंतर आया है, मूल्य संग्रह के कारण कवर की गई वस्तुएं, वस्तु भाड़ों में अंतर और आयातित कच्चे मालों की कीमत ज़्यादा होने के कारण WPI आधारित मुद्रास्फीति जो है संवेदी हो जाती है। अब आते हैं सकल विकास और जलवायु परिवर्तन और नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर जो है 2020-21 में सुधार करके 66 हो गया है, जबकि यह 2019-20 में 60 और 2018-19 में 57 रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा फ्रंट रनर्स, यानी कि 65 से 99 स्कोर जिनका होता है उनको फ्रंट रनर्स राज्य कहा जाता है। तो फ्रंट रनर्स की संख्या 2020-21 में 22 राज्य इसमें शामिल हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें बढ़ चले हैं, जो कि 2019-20 में 10 थी। ठीक है, नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स रहे और 39 जिले जो हैं परफॉर्मर रहे हैं। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, यह भी एक फैक्ट बनता है। एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, विश्व में भारत जो है यह 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा है, यह एक इम्पोर्टेंट है। तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा है किस मामले में? वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में। ठीक है, 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24% रहे, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2%। ठीक है, यह भी एक फैक्ट है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं आगामी BPSC में इन सब से। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एक ही बार जिसका यूज़ करके उसको फेंक दिया जाता है, तो वैसे प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करते हुए समाप्त कर देना। ठीक है,
प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया है। और गंगा और उसके सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से सुधार करके 2020 में 81% हो गई है। और इसमें गंगा में जो उत्सर्जित अपशिष्ट होते थे वह 2017 में 349.13 मिलियन लीटर दैनिक था MLD, जो कि अब 2020 में 2080.20 MLD की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन COP26 के यानी कि COP26 के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है। तो इसमें है एक शब्द लाइफ, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ध्यान दीजिएगा, लाइफ का इसमें अर्थ क्या बताया गया है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता इसमें बताई गई है। और इस आवश्यकता को महसूस करते हुए बिना सोचे समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया है। अब आते हैं कृषि और खाद्य प्रबंधन। तो कृषि और खाद्य प्रबंधन में जो है यह पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया है। देश के कुल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण है 18.8% की वृद्धि हुई है और इस तरह से 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या है, MSP नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है और 2014 की SAS रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई है। अब है इसमें जो है पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसे जो उद्योग हैं, तो इस सब में उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में ये उभरे हैं और कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के ये प्रमुख प्रेरक के रूप में भी उभर रहे हैं। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% के CAGR पर बढ़ा रहा। कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में यह स्थायी आय का साधन रहा है और ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का यह लगभग 15% है। यह भी एक फैक्ट बन सकता है, 15% रहा है क्या, तो मतलब कि कृषि कार्यों से संबंधित जो भी परिवार हैं जिनका जीविकोपार्जन मुख्यतः कृषि ही है, तो उन सब में मछली पालन और डेयरी, पशुपालन इत्यादि जो कार्य हैं, तो ये सब कार्य, ये सब उद्योग उनकी आय का प्रमुख साधन के रूप में यह उभर रहे हैं और इनकी मासिक आय का यह लगभग 15% हो गया है। अब संरचना विकास, रियायती परिवहन और माइक्रो खाद्य उद्यमों के औपचारिकरण के लिए समर्थन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से सरकार खाद्य प्रसंस्करण को सहायता देती है और भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि PMGKY के नाम से जानी जा रही है, तो जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। अब आते हैं उद्योग में। तो उद्योग और बुनियादी ढांचे में क्या कुछ बातें कही गई है हमारे अभी आर्थिक समीक्षा में, तो इसमें है अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक यानी कि IIP बढ़ करके 17.4% बढ़कर 17.4% हो गया है और यह अप्रैल नवंबर में कितना था, माइनस में था 15.3%, -15.3% था, जो कि वर्तमान में 17.4% हो गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय जो है 2009-14 के दौरान 48,980 करोड़ रुपए जो था और वर्तमान में यह बढ़ करके 2020-21 में 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, और 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। किसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुई है, तो भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय में। यह एक क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय में 2014 से 2020 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। यह भी एक फैक्ट बनता है,
प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा कितनी हो गई है 2020-21 में? तो 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन, और 2019-20 में यह 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी और बढ़ करके 36.5 किलोमीटर हो गया है। तो 8.5 किलोमीटर प्रतिदिन बढ़ गया, और इस प्रकार इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बड़े कॉरपोरेट की बिक्री अनुपात से निवल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह आरबीआई का ऐसा अनुमान है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के शुभारंभ से लेन देन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी। अब आते हैं सेवाओं में क्या कुछ कहा गया है सेवाओं के बारे में हमारे आर्थिक समीक्षा में। तो जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है, और व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टरों का जीवीए अभी पूर्व महामारी स्तर के नीचे बना हुआ है। समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, और अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा ने पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई माल भाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व महामारी स्तरों तक पहुंच गए हैं। हवाई और रेल यातायात में धीरे धीरे हालांकि वृद्धि हो रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम था। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त किया है। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 2021-22 की पहले छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में कितना एफडीआई प्राप्त किया गया है? तो 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा, जो कि भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। आईटीबीपीएम सेवा राजस्व 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, और इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए हैं। प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटीबीपीओ क्षेत्र में टेलीकॉम विनियमों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र को भी अंतरिक्ष क्षेत्र में अब मौके दिए जा रहे हैं। और सेवा निर्यात ने 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है, और इसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई, और सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात के लिए वैश्विक मांग से इसमें मजबूती आई है। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में कौन सा रैंक है भारत का? तो तीसरा है। तो पहले के दो देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, उसके बाद चीन, तब भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में, ठीक है। अब है नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या जो है 2021-22 में बढ़ करके 14,000 से अधिक हो गई है। यह भी एक फैक्ट है, 14,000 से अधिक हो गई है, जो कि 2016-17 में केवल 735 थी। आगे चलेंगे। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं, ठीक है। 83 जिले इसमें हर घर जल बन गए हैं, हर घर जल जिले बन गए हैं। और महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि MNREGS के लिए निधियों का अधिक आवंटन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से समाप्त होता है हमारा यह वीडियो आर्थिक समीक्षा वाला। तो वीडियो को, इस पूरी समीक्षा को याद करने के लिए, फैक्ट्स को ध्यान में रखने के लिए एक बार फिर से आप इस वीडियो को दोबारा से रिव्यू कीजिए, देखिए, और जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको सुविधा मिलेगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी और हम पे। धन्यवाद।